हनी गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने करंट लायबिलिटीज लायबिलिटीज वाला पार्ट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाला फॉर्मेट कंप्लीट कर लिया था, नोट्स भी पढ़ लिए थे। आज हम एसेट साइड्स को देखेंगे, एप्लीकेशन वाली साइड्स को, जहां पर पैसे का यूज होता है। तो उसमें भी आपको मालूम है एसेट्स करंट और नॉन करंट होते हैं। सबसे पहले आप करंट एसेट को डिफाइन करोगे और जो करंट नहीं होंगे वो नॉन करंट है। करंट एसेट्स, ये जो नीचे 4 कंडीशंस दी गई हैं, इफ यू सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, एनी, इनमें से कोई भी कंडीशन को अगर आप सेटिस्फाई कर देते हो तो आपका एसेट क्या रहेगा, करंट एसेट हो जाएगा। इसके अलावा बाकी के जो एसेट्स है वो नॉन करंट है। कौन कौन सी 4 कंडीशंस हैं? पहली, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अगर आपके पैसे, यानी कि यहां पर जो बात हो रही है वो डेटर्स की बात हो रही है, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, और एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। यानी कि अगर आपके डेटर रिपोर्टिंग डेट के 12 महीनों के अंदर रियलाइज हो रहे हैं या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर रियलाइज हो रहे हैं, दोनों में से जो भी कंडीशन फुलफिल कर रहे हो आप, तो वो करंट एसेट्स है, डेटर्स की बात हो रही है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं अगर आपके एसेट्स ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, ऑपरेटिंग साइकिल में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं क्या होता है ना, एसेट्स खरीदने से लेके प्रोसेसिंग करने के लिए जो एसेट आप खरीदते हो उससे लेके कैश रियलाइज होने तक का जो पीरियड होता है वो आपका ऑपरेटिंग साइकिल है। ज्यादातर केसेस में आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीनों से छोटा होता है, लेकिन अगर ज्यादा बड़ा है तो फिर वो कंसीडर कर लेंगे। तो अगर आपके डेटर्स 12 महीनों के अंदर रियलाइज हो रहे हैं या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर रियलाइज हो रहे हैं तो वो क्या है, करंट एसेट्स है। दूसरी चीज, अगर आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदा या स्टॉक इन ट्रेड खरीदा है, अगर आपने कोई रॉ मटेरियल या स्टॉक इन ट्रेड खरीदा है, इंटेंडेड फॉर सेल का मतलब आ गया स्टॉक इन ट्रेड या फिनिश गुड्स सेल करने के लिए खरीदा है, या फिनिश गुड्स है हेल्ड फॉर सेल है। अब ये जो इंटेंडेड फॉर सेल का मतलब सिर्फ इन्वेंट्री नहीं होगा। अगर कोई एसेट हेल्ड फॉर सेल है, अगर कोई फिक्स एसेट है आप उसे डिस्पोज ऑफ करना चाहते हो, वो भी इसमें फॉल कर गया इंटेंडेड फॉर सेल। उसने थोड़ा सा बोला इन्वेंट्री इंटेंडेड फॉर सेल, ठीक है। तो एनीथिंग जिसको आप बेचना चाहते हो, इट कुड बी फिक्स एसेट, इट कुड बी इन्वेस्टमेंट, इट कुड बी इन्वेंट्री, इंटेंडेड फॉर सेल। और कंजम्पशन, अगर आप उसे कंज्यूम करना चाहते हो तो जनरली यहां पर आप किसकी बात करोगे, रॉ मटेरियल की बात करोगे, इन्वेंट्री की बात करोगे। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अगर आप उसकी इंटेंडेड फॉर सेल करना चाहते हो या उसको कंज्यूम करना चाहते हो विद नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, तो वो भी क्या है, आपके करंट एसेट की डेफिनेशन में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई चीज आपने प्राइमरली हेल्ड फॉर ट्रेड है, अगर आप उसे मेन मकसद ही आपका ट्रेडिंग करना है उस एसेट का, जनरली आप इन्वेंट्रीज की बात हो रही है या स्टॉक इन ट्रेड की बात हो रही है, ठीक है, तो वो भी। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आपके क्या हैं, करंट एसेट्स हैं, अनलेस उसके ऊपर, उसको यूज करने के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगी हो जो कि 12 महीनों से ज्यादा लंबे समय की हो। कैश के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, यू कैन यूज कैश एनी टाइम। लेकिन कई बार बैंक बैलेंस होते हैं ना, उस पर बैंक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि ये तो मिनिमम बैलेंस है, या ये आप इसको यूज नहीं कर सकते टू सेटल एनी लायबिलिटी, इसको आप विड्रॉ भी नहीं कर सकते, और ये रिस्ट्रिक्शन 12 महीनों से ज्यादा समय की है, रिपोर्टिंग डेट से 12 महीनों के ज्यादा लंबे समय के लिए, तो ऐसे केस में वो भी आपका, वो इन दैट केस वो आपका करंट एसेट नहीं होगा। क्लियर? तो करंट एसेट इन चारों में से कहीं पर भी अगर आपका एसेट फॉल करता है तो करंट है, इसके अलावा बाकी नॉन करंट है। तो मैंने लिखा है नॉन करंट एसेट, एसेट्स अदर देन करंट एसेट्स। अब जब बात करते हैं एसेट्स की, करंट और नॉन करंट डिफाइन हो गए, अब उसके अंदर क्लासिफिकेशन में चलते हैं। सबसे मेन एसेट्स जो एसेट्स में क्लासिफाई होते हैं वो फिक्स एसेट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फिक्स एसेट होती है, इन्वेस्टमेंट्स होती है, लोन एंड एडवांसेस होते हैं, इन्वेंट्रीज होती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं, और बिल रिसीवेबल्स होते हैं, और अदर एसेट्स होते हैं। फिक्स एसेट में अगर आप एसेट्स की क्लासिफिकेशन करोगे ना तो यही होते हैं, फिक्स एसेट्स हो गए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स होगी, आपके इन्वेंट्रीज होगी, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, और लोन एडवांसेस हो गए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो गए, और अदर एसेट्स हो गए। यही है ना, अब इनकी क्लासिफिकेशन करता है कि करंट है कि नॉन करंट है। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। फिक्स एसेट में 4 कैटेगरीज होती हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल डब्ल्यूआईपी, और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। तो टेंजिबल को हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से जानते हैं।
अब हम टेंजिबल फिक्स्ड एसेट शब्द यूज नहीं करते, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं। इसमें आपका लैंड आ जाता है, बिल्डिंग, यानी कि जिस फिक्स्ड एसेट को भी आप जो टेंजिबल नेचर का है, टेंजिबल आपको मालूम है ना, जिसको आप टच कर सकते हो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, व्हीकल्स, ये सब फिक्चर, ये आपके पीपीई की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। तो आपको दिखाना कैसे है नोट्स में, आपको दिखाना है कि ईच कैटेगरी का एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या था, उसमें ड्यूरिंग द ईयर एडिशन क्या हुई, डिस्पोजल क्या हुआ, और उसकी डेप्रिसिएशन कितनी लगी, और ये आपके पास WDV आ गई। दिस इज कॉल्ड WDV फॉर ईच एसेट। आपको लैंड के लिए अलग से, बिल्डिंग के लिए अलग से, प्लांट इक्विपमेंट के लिए अलग से, फर्नीचर एंड फिक्सचर के लिए अलग से, और व्हीकल्स के लिए अलग से आपको ये बात बतानी पड़ेगी। क्लियर? सबके लिए अलग अलग बताना पड़ेगा। उसके बाद आ गया इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स जो पीपीई की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते, फिक्स्ड एसेट्स हैं, जिसको आप टच नहीं कर सकते। इसमें गुडविल, ब्रांड्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मास्टर्स एंड पब्लिशिंग टाइटल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको डिटेल बतानी पड़ेगी फॉर ईच इंटेंजिबल एसेट्स। ओपनिंग बैलेंस क्या था, एक मिनट, ओपनिंग बैलेंस क्या था, उसमें एडिशन क्या हुई है, एडिशन कहां से हुई होगी, खरीदा होगा या डेवलप किया होगा। इंटेंजिबल एसेट डेवलप भी तो हो जाते हैं ना, खरीदा होगा या डेवलप किया होगा। आपने उसको बेचा, डिस्पोजल माइनस हो जाएगा, और अगर उसकी डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन होगी वो माइनस हो जाएगी, और ये आपका क्या आ जाएगा, WDV और फॉर ईच एसेट। आपको ये गुडविल, ब्रांड्स की, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मास्टर्स एंड पब्लिशिंग टाइटल के अलग अलग बताना होगा। अब ये जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ये हमेशा नॉन करंट होते हैं, तो करंट में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नॉन करंट की हेडिंग में पहली हेडिंग आपकी फिक्स्ड एसेट्स की आ जाती है, उसमें आपको पीपीई में टेंजिबल दिखाने होते हैं और बाकी के इंटेंजिबल दिखाने होते हैं। और अगर कोई कैपिटल, अगर टेंजिबल ऐसा अंडर डेवलपमेंट है तो उसको अंडर WIP के अंदर है तो उसको अलग से दिखाना है, और अगर कोई इंटेंजिबल ऐसा अंडर डेवलपमेंट है उसको आपने अलग से दिखा देना है। ठीक है, इसके अलावा अगले जो एसेट्स होते हैं इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। फिक्स्ड एसेट के बाद आती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जिसको आप हेल्ड करते हो टू जनरेट सम इनकम, और बाद में आप उसको बेच देते हो। ये करंट भी हो सकती हैं, नॉन करंट भी हो सकती हैं। फिक्स्ड एसेट ऑलवेज नॉन करंट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपकी करंट भी हो सकती है और नॉन करंट भी हो सकती है। तो फिक्स्ड एसेट में, सॉरी, इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी आपकी, सॉरी, प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। कंपनी के पास जब फालतू का पैसा आ जाता है तो उसे इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, या किसी कंपनी को सब्सिडरी कंपनी बनाना चाहते हो आप, तो भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। किसी कंपनी को आप एसोसिएट कंपनी बनाना चाहते हो तो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आप अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो प्रॉपर्टी में, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मतलब इक्विटी शेयर्स खरीद लिया आपने उसके। सब्सिडरी कंपनी कैसे बनती है, कितने शेयर, मोर देन 50%। अगर किसी कंपनी के आप 50% से ज्यादा शेयर खरीद लेते हो तो वो कंपनी आपकी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट्स है आपकी। और अगर एसोसिएट कंपनी कब बनती है, 20% से ज्यादा अगर आप किसी कंपनी के शेयर, इक्विटी शेयर खरीद लेते हो तो वो आपकी क्या हो जाती है, एसोसिएट कंपनी है। तो वो जो शेयर्स में आपने पैसा लगाया वो इन्वेस्टमेंट आएगा। ठीक है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में किसी कंपनी के पैसा लगा देते हो, आप किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा लगा देते हो, किसी कंपनी, ऑफ कोर्स बॉन्ड्स खरीद लेते हो किसी कंपनी के, या गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद लेते हो, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेते हो, म्यूचुअल फंड्स खरीद लेते हो, किसी कंपनी की पार्टनरशिप फर्म्स में आप पैसा लगा देते हो। दिस ऑल आर इन्वेस्टमेंट। अगर तो ये 12 महीनों से ज्यादा समय के लिए आप हेल्ड कर रहे हो, इंटेंशन मैटर करती है, एक्चुअल मैटर नहीं करता कि आप इसे किस पर्पस के लिए खरीद रहे हो। अगर आप इसे खरीद रहे हो कि जब मौका मिले बेच देंगे, तो ये हमेशा करंट रहेगा, बिके चाहे ना बिके। ठीक है, अगर आप उस इन्वेस्टमेंट को, मान लीजिए मैंने इक्विटी शेयर, मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली और मेरे को लगता है 2-3 महीने में बेच दूंगा, जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे, आई एम वेटिंग फॉर कि प्राइस कैसे कब बढ़ेंगे मैं बेच दूंगा, चाहे वो 2 साल ना बिके, लेकिन मेरी इंटेंशन तो उसे बेचने की है ना, तो वो करंट ही रहेगी। एक्चुअल सेल मैटर नहीं। अब देखो एक बात तो, बैलेंस शीट डेट को आपको क्या मालूम कि एक्चुअल कब बिकेगा, आपकी इंटेंशन मैटर करती है, इसलिए शब्द इंटेंडेड फॉर सेल आता है, एक्सपेक्टेड टू रिलाइज आता है, एक्चुअलाइजेशन मैटर नहीं करता। कि रिपोर्टिंग डेट को आपको क्या लगता है कि आप उस एसेट को कितनी देर तक हेल्ड करोगे। अगर आपको लगता है कि एक्सपेक्टेड टू रिलाइज इंटेंडेड फॉर सेल विद इन 12 मंथ है, इंटेंडेड फॉर सेल है, एक्चुअल नहीं है। तो कल किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि
एक्चुअल में 10 साल ना बिके लेकिन आपकी इंटेंशन तो बेचने की है ना, बिक नहीं रहा, तभी वो करंट है। तो यहां पर अगर आपकी प्रॉपर्टी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स और पार्टनरशिप फर्म्स इंटेंडेड फॉर सेल है लेस देन 12 मंथ या इक्वल टू 12 मंथ, तो वो आपकी करंट इन्वेस्टमेंट में आएंगी। कैटेगरी वाइज अलग अलग दिखाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी में कितना, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में कितना। और अगर आप उसे 12 महीनों से ज्यादा समय के लिए सोचते हो हेल्ड करना, अगर आप सोचोगे हमने तो कंपनी को कंट्रोल करके रखना है, एसोसिएट कंपनी बन गई है, उसमें मेंटेन करके रखनी है अपनी ओनरशिप, तो ऑफकोर्स ये नॉन करंट हो जाएगा। प्रॉपर्टी में पैसा लगाइए, वेट करेंगे कभी प्राइस बढ़ेगा तो बेचेंगे, जल्दी कोई नहीं है, नॉन करंट हो जाएगा। क्लियर? चलिए, उसके बाद अगला आता है लोन एडवांसेस। लोन एंड एडवांसेस भी करंट भी हो सकते हैं, नॉन करंट भी हो सकते हैं। अगर आप पैसा लेते हो तो बोरिंग्स में चला जाता है, सिमिलरली अगर आप पैसा देते हो तो लोन एडवांसेस में चला जाएगा। पैसा किस किस पर्पस के लिए दिया जाता है, लोन एडवांसेस किस किस पर्पस के लिए हो सकता है? कैपिटल एडवांसेस हो सकते हैं। कैपिटल एडवांसेस समझते हो? अगर आपने कोई मशीनरी एक्वायर करनी है, कोई बिल्डिंग एक्वायर, एडवांस पेमेंट्स है बेसिकली, उस टेक्नोलॉजी एक्वायर करनी है तो उसके लिए आपको एडवांस में पेमेंट करनी पड़ती है, कैपिटल एडवांस दे दिया। जैसे हम लोग कार लॉन्च होती है तो उसकी सप्लाई मार्केट में लिमिटेड होती है, तो अगर आपको वो चाहिए तो एडवांस में बुकिंग करानी पड़ती है, तो आपको हो सकता है 10 महीने बाद वो कार दें आपको, तो वो बेसिकली क्या है, आपने कैपिटल एडवांस दे दिया। सिमिलरली जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है या नई मशीनरी होती है तो आपको वो अक्वायर करनी है, तो उसके लिए कई बार एडवांस पेमेंट्स करनी पड़ती है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एडवांस। सिमिलरली सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में भी कई बार आपको पैसा देना पड़ता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, सपोज करो मैं आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है और मैं उसमें बोलता हूं कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को पूरा साल टीच करूंगा, मेरी जिम्मेवारी, उस ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट्स को हम लोग टीच करेंगे, हमारा इंस्टीट्यूट की जिम्मेवारी है कि हम आपको टीचर रखने की जरूरत नहीं है, हमारे टीचर आएंगे वो आपके स्टूडेंट्स को पढ़ा के जाएंगे, कॉमर्स में +1 +2 को। अब आपको मेरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, मैंने आज शुरू कर दिया पढ़ाना और आपको डर तो लगा रहेगा ना, मैं बीच में जाके बोलूं हम तो नहीं पढ़ाएंगे, तो आप नए टीचर कहां से अरेंज करोगे? तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, और ट्रस्ट के लिए आप मेरे से बोलोगे सिक्योरिटी दे दो, आप बोलोगे 10 लाख की सिक्योरिटी दे दो, आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, 10 लाख वापस कर देंगे। अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं दी जो आपने प्रॉमिस की है, तो भाई हम 10 लाख खा जाएंगे आपका। तो सिक्योरिटी दे दी किसी काम के लिए, वो भी तो एडवांस है बेसिकली। हमारे पास मैरिटोरियस स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां पर हमें सिक्योरिटी दी हुई है, हमने उनको बोला है कि हम आपके स्कूल में +1 +2 में फाउंडेशन की तैयारियां करवाएंगे, +1 +2 के साथ साथ हम फाउंडेशन की तैयारी कराएंगे, हमारे टीचर्स आगे फाउंडेशन के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे, आपके स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करेंगे। तो उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, कहते इतना नहीं करेंगे, पैसा डिपॉजिट करो, तो हमने सिक्योरिटी दिया वहां पर, अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो सिक्योरिटी खा जाएंगे वो, तो इट्स लाइक सिक्योरिटी, तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्लियर? कई बार एम्प्लॉइज रखते हो ना आप, तो वो उसको उस पर आप ट्रस्ट नहीं करते, वो कैश हैंडल करता है, मान लो कैशियर रख लिया आपने, उसका काम है कैश हैंडल करना, आपको ट्रस्ट नहीं है, कभी कैश लेके भाग गया तो आप उसके पैसे कहते नौकरी दे देंगे, पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट दो। तो सिमिलरली कंपनीज को भी कई बार सिक्योरिटी डिपॉजिट देने पड़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है। ठीक है, उसके बाद आप रिलेटेड पार्टी को भी पैसा दे सकते हो। रिलेटेड पार्टी समझते हो, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनको आप क्या करते हो, लोन एडवांस दे देते हो, उनको पैसा चाहिए होता है तो आप उनको पैसा दे देते हो, तो कंपनी से ले लेते हैं, तो वो भी इस लोन एडवांस की कैटेगरी में आ जाएगा। और बाकी है अदर लोन एडवांसेस। अब इनमें से लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैसे होगा? आपका जो कैपिटल एडवांस है वो ऑलवेज लॉन्ग टर्म होगा, लंबे समय के लिए दिया जाएगा। आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी जनरली लॉन्ग टर्म होता है, कोई 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसके लिए दिया जाता है। और अगर आपके बाकी के लोन एडवांसेस हैं, चाहे वो रिलेटेड पार्टीज को हो चाहे कोई और किसी को दिया हो, तो अगर वो 12 महीने से ज्यादा समय के लिए दिए जा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म एडवांसेस में चला जाएगा, और अगर वो लोन एडवांसेस 12 महीने से कम समय, 12 महीने तक दिया जा रहा है, तो शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस में चला जाएगा। ठीक है जी, तो लोन एडवांसेस क्लियर हो गया ना कि पैसा देना। पहले तो मैंने बताया लोन एडवांसेस है क्या, तो कैपिटल लोन एडवांसेस हो सकते हैं, सिक्योरिटीज डिपॉजिट के रूप में आप लोन एडवांस हो सकता है आपका, आप रिलेटेड पार्टीज को लोन एंड एडवांस कर सकते हो, आप अदर भी हो सकता है।
तो अगर कैपिटल है या सिक्योरिटी डिपॉजिट है ऑलवेज लॉन्ग टर्म होगा, और बाकी के दो जो है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस है तो करंट सॉरी नॉन करंट में जाएगा, दोनों तरफ हेडिंग है ना। और अगर शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस है तो करंट एसेट में जाएगा। उसके बाद लोन एडवांसेस, आपने पैसा दिया, आपने जो पैसा दिया है वो सिक्योर्ड भी हो सकता है ना, आपने दिया ना, वो अनसिक्योर्ड भी हो सकता है और उसमें रिस्क भी हो सकता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि अगर सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड के अंदर कौन से लोन एडवांसेस हैं, अनसिक्योर्ड के अंदर कितने लोन एंड एडवांसेस हैं, और कितने डाउटफुल हैं। जो आपने पैसा दिया उसमें डाउटफुल कितना है कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, उसकी कैटेगरी अलग बनानी पड़ेगी आपको। मतलब पहले सिक्योर्ड लिख दो, सिक्योर्ड के अंदर कौन कौन से लोन एंड एडवांसेस हैं, अनसिक्योर्ड लिख दो, डाउटफुल के अंदर लिख दो, ठीक है। और अगर आप कोई प्रोविजन बनाते हो ना किसी के अगेंस्ट कि पैसा डूबेगा, आपने पैसा दिया है, देखो प्रोविजन डेटर के केस में बनती है क्योंकि उनसे पैसा लेना होता है, लेकिन किसको पैसा दे दिया वो भी तो पैसा डूब सकता है ना, तो वहां पर भी आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपने किसी की प्रोविजन का अलाउंस, डाउटफुल डेट्स का अलाउंस डाला कहीं पर, तो वो आपको माइनस करके दिखाना होगा कि किस लोन एडवांसेस के ऊपर कितनी प्रोविजन बनाई है आपने, नेट करके दिखाना होगा। नेट का मतलब यहाँ पर आपके पास लोन एडवांस है, ये मान लीजिए इस अमाउंट है, और उसमें आपने प्रोविजन बनाई है इतने की, तो आपको इस तरीके से माइनस करके दिखाना होगा। जितने की प्रोविजन बनाई है वो आप नेट कर दोगे। क्लियर है जी, चलिए आगे। उसके बाद आते हैं ट्रेड रिसीवेबल। तीसरे इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं ट्रेड रिसीवेबल। क्या होते हैं ट्रेड रिसीवेबल? नॉर्मल बिजनेस साइकिल में, ऑपरेटिंग साइकिल में, अगर आप कोई गुड्स बेचते हो या सर्विस प्रोवाइड करते हो, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आप कोई गुड्स बेचते हो या सर्विस प्रोवाइड करते हो, उससे रिलेटेड अगर कोई रिसीवेबल है वो आपके ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक है जी। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आप कोई गुड्स बेच देते हो या किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर देते हो, ठीक, उससे रिलेटेड अगर कोई रिसीवेबल है वो आपके ट्रेड रिसीवेबल है। अगर वो 12 महीनों से ज्यादा समय के लिए है तो लॉन्ग टर्म में है, नॉन करंट बन गए, और अगर 12 महीने या उससे कम पीरियड के लिए है तो करंट बन गए। अब करंट में एक स्पेशल हेडिंग है ट्रेड रिसीवेबल की, तो वहां डाल देंगे। और अगर वो नॉन करंट है, ट्रेड रिसीवेबल है लेकिन नॉन करंट है, अब नॉन करंट में ट्रेड रिसीवेबल की हेडिंग ही नहीं होती है, तो अदर्स में डाल देंगे, अदर नॉन करंट एसेट्स। क्लियर है जी, चलते हैं आगे। ट्रेड रिसीवेबल के बाद आपके आते हैं इन्वेंट्रीज। कहां गए इन्वेंट्रीज, एक मिनट। ये इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज तो डेफिनेशन में ही आप करंट है। इन्वेंट्रीज तो डेफिनेशन में ही हमने डाल दिया कि एसेट हेल्ड फॉर ट्रेड, तो वो क्या है, करंट में चली जाएंगी, वो नॉन करंट तो आएगी नहीं। अब इसमें आपको कैटेगराइज क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी कि रॉ मटेरियल की कितनी इन्वेंट्री है, वर्क इन प्रोग्रेस की कितनी है, फिनिश गुड्स की कितनी है, स्टॉक इन ट्रेड की कितनी है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स की इन्वेंट्री कितनी है, लूज टूल्स की इन्वेंट्री कितनी है, और अदर्स अगर कोई है तो उसको आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि अगर कोई इन्वेंट्री है तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो आपको इस तरीके से इन्वेंट्रीज की क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है। इन्वेंट्रीज आपको मालूम है, ठीक है, या तो जिसको ट्रेड करने के लिए रखा गया है, या वो जो कंज्यूम हो जाती है, या WIP में है, या कोई फिनिश गुड्स का मटेरियल है, या फिर वो लूज टूल्स हैं, और या फिर कोई स्पेयर्स हैं जो यूज हो जाते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान, वो सब इन्वेंट्रीज का पार्ट है। क्लियर। अब कई बार डाउट आता है कि जो स्टोर्स एंड स्पेयर्स हैं या लूज टूल्स हैं वो फिक्स एसेट भी तो हो सकते हैं। लूज टूल्स है तो इन्वेंट्री कैसे है? लूज टूल्स और स्पेयर्स पहले हम चेक करेंगे कि क्या वो फिक्स एसेट तो नहीं है, क्या वो PPE में फॉल तो नहीं कर रहे हैं, अगर वहां नहीं फॉल कर रहे फिर इन्वेंट्री है। लूज टूल्स और स्पेयर पहले चेक किए जाते हैं कि क्या वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो नहीं है,
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को चेक करने के लिए ना पीपीई की डेफिनेशन है कि 3 कंडीशंस अगर पूरी होती हैं तो पीपीई है, और अगर 3 कंडीशन पूरी नहीं होती है फिर वो पीपीई नहीं है। कौन कौन सी? एक तो उसकी लाइफ 12 महीनों से ज्यादा होनी चाहिए, दूसरा वो टेंजिबल होना चाहिए, और तीसरा वो उसकी अमाउंट असर्टेनेबल हो, कैलकुलेट कर सको आप उसको, मटेरियल होना चाहिए बेसिकली वो। अगर तीनों हैं तो आपकी टेंजिबल है, अदर तो आपकी पीपीई है, अदरवाइज इन्वेंट्री है। तो लूज टूल्स एंड स्पेयर, टूल्स एंड स्पेयर अगर पीपी की डेफिनेशन में फॉल करेंगे तो वहां चले जाएंगे, अदरवाइज ये क्या है, इन्वेंट्रीज में चले जाएंगे। तो आपको क्लासीफाई इन्वेंट्रीज की करनी पड़ेगी, तो इन्वेंट्रीज हमेशा करंट में जाएंगी। उसके बाद आता है इन्वेंट्रीज के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहां पर भी ये भी करंट है आपका ऑलवेज, इसमें कैश आ जाता है और कैश इक्विवेलेंट आ जाता है। कैश इक्विवेलेंट में आपके पास बैंक बैलेंस आ जाएगा और चेक्स एंड ड्राफ्ट जो आपके पास आपके हाथ में वो यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट में रिकॉर्ड हो जाएंगे। ये नॉन करंट तो हो ही नहीं सकता, ऑलवेज करंट होगा। उसके बाद आते हैं अदर एसेट्स। अदर एसेट्स, अब अदर एसेट्स क्या है? वो एसेट्स जो बोरिंग्स भी नहीं है, सॉरी फिक्स एसेट भी नहीं है, जो इन्वेंट्रीज भी नहीं है, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी नहीं है, जो लोन एडवांसेस भी नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेड रिसीवेबल भी नहीं है, वो अदर्स में चले गए। यानी कि जो कहीं और ना गए वो अदर है, जो मेन कैटेगरीज हैं उसमें फॉल नहीं कर रहे। अगर आप देखो एक बात समझो, अगर आप नॉन करंट हो, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया नॉन करंट, आपको देख गया कि एक एसेट नॉन करंट है, वो फिक्स एसेट भी नहीं है, ना टेंजिबल है ना इंटेंजिबल है, वो डेफर्ड टैक्स एसेट भी नहीं है, वो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, वो एडवांस भी नहीं है, तो अदर में जाएगा। और अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो शॉर्ट टर्म है, मतलब वो करंट एसेट है, तो करंट एसेट में चेक कर लो, क्या वो इन्वेस्टमेंट है? नहीं है। क्या वो इन्वेंट्रीज तो नहीं है? नहीं है। क्या वो ट्रेड रिसीवेबल है? नहीं है। अगर वो कैश इक्विवेलेंट भी नहीं है, अगर वो लोन एडवांसेस भी नहीं है, तो वो क्या है, अदर में चला जाएगा। तो अदर एक रेजिड्री है। अब देखो अदर में आपके पास ट्रेड रिसीवेबल भी दिखा रखे हैं, यहां पर अदर में आपके पास ट्रेड रिसीवेबल भी दिखा रखे हैं, क्योंकि अगर नॉन करंट है ना, नॉन करंट में ट्रेड रिसीवेबल भी अदर में जाएगा, क्योंकि नॉन करंट में ट्रेड रिसीवेबल नाम की कोई हेडिंग ही नहीं है। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल अगर लॉन्ग टर्म है तो अदर की हेडिंग में चले जाएंगे। और ट्रेड रिसीवेबल को आपको सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड और डाउटफुल में बताना पड़ता है। अगर प्रोविजन, ऑफ कोर्स डेटर्स हैं तो प्रोविजन भी बनी होगी ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो आपको नेट करके दिखाना होगा। क्लियर? यहां पर एक रह गया ट्रेड रिसीवेबल। रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब अगर आपने गुड्स बेचे हैं, ये हो गया ना, आई थिंक ट्रेड रिसीवेबल तो कर लिया था। क्लियर है? ट्रेड रिसीवेबल में एक चीज रह गई है, अगर 12 महीनों से आप कम समय के लिए ट्रेड रिसीवेबल है तो यहां पर आएगा, एक मिनट, ट्रेड रिसीवेबल अगर 12 महीनों से ज्यादा समय के लिए है तो अदर नॉन करंट में चला जाएगा, अगर 12 महीने उससे लेस है तो करंट होगा। करंट में आपको ना बताना पड़ता है कि 6 महीने से ज्यादा के लिए आउटस्टैंडिंग है, 6 महीने से, आपने देखा होगा क्वेश्चन में कई बार लिखा होता है डेटर आउट ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ और लेस देन 6 मंथ, तो आपको ट्रेड रिसीवेबल में बताना पड़ता होता है 6 महीने से ज्यादा के लिए, 6 महीने से कम के लिए ड्यू है। और फिर उनको ये भी बताना पड़ता है अगर जानकारी है तो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है या डाउटफुल है, और अगर कोई प्रोविजन है तो वो भी वहां से नेट करनी होगी। इस तरीके से ये सारे एसेट साइड है। तो हमारी लायबिलिटी साइड भी हमने कंप्लीट कर ली और हमारे एसेट साइड भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद ना एक चीज और होती है, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। ये बैलेंस शीट के बाहर होती हैं। देखो लायबिलिटीज और प्रोविजंस तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होती हैं, कुछ ऐसी लायबिलिटीज होती है जो कंटीजेंट होती हैं, जिसका आउटफ्लो निश्चित नहीं होता कि होगा भी कि नहीं होगा, उसके चांसेस बड़े कम होते हैं, तो वो लायबिलिटीज क्या होती है, कंटीजेंट हो जाती हैं। कंटीजेंट मतलब फ्यूचर में कोई घटना होगी, उस पर डिपेंड होगा कि आउटफ्लो होगा कि नहीं होगा, इसलिए कंटीजेंट टू दैट इवेंट है। ऐसी लायबिलिटीज को हम लोग लायबिलिटी ट्रीट नहीं करते क्योंकि हमें पता ही नहीं है, ठीक है, कि पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उसे कंटीजेंट लायबिलिटीज है। लेकिन वो हैं तो हैं, उसे आपको अलग से नोट्स टू अकाउंट में बताना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास कंटीजेंट लायबिलिटीज कितनी है, इसमें क्या क्या शामिल होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कोई क्लेम लॉन्च हुआ है, किसी ने क्लेम कर दिया, ऑफकोर्स इतने सारे यूजर्स होते हैं, इतने सारे कस्टमर्स होते हैं, किसी को प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आए तो क्लेम फाइल कर देंगे। अगर कोई क्लेम ऐसा है और अगर हमने उसे डेट अज्यूम माना नहीं, अगर उस क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया, तो
कोर्ट में चलेगा केस, जब कोर्ट में केस चल रहा है तो हम हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं, तो उसको कंटीजेंट लायबिलिटी बोल देते हैं। क्लियर। उसके बाद अगर आपने किसी के काम की गारंटी दी, कंपनी ने किसी के काम की गारंटी दे दी, अब अगर उस बंदे ने परफॉर्म नहीं किया तो ऑब्लिगेशन कंपनी की आ जाएगी ना। तो अगर आप कहीं पर गारंटी प्रोवाइड कर देते हो एज ए कंपनी किसी भी काम की, अगर आपने किसी का आप किसी के गारंटर बन गए हो तो आपकी वो कंटीजेंट लायबिलिटी है। सपोज करो मैंने लोन लिया और बैंक ने गारंटी मांगी तो मैंने आपकी गारंटी डलवा दी, आपने मेरे बिहाफ पे गारंटी ले ली कि अगर मैं लोन रीपे नहीं करूंगा तो आप पे कर दोगे, ठीक है, तो वो उसे बोलते हैं गारंटी देना। अब गारंटी में मेरा अगर डिफॉल्ट हुआ तो जाके आपकी लायबिलिटी बनेगी, तो उसके चांसेस बड़े कम है, ठीक है, तो कंटीजेंट लायबिलिटी होगी, तो उसको भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सिमिलरली कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, आपने जो कमिट कर रखा होता है और जिसमें फ्यूचर में पैसे का आउटफ्लो होना होता है, दिस इज नॉट लायबिलिटी। कुछ कैपिटल मतलब मैंने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है जिसमें मैंने आपको बोला कि मैं बिल्डिंग्स बना के दूंगा, आपको बिल्डिंग कंप्लीट करके दूंगा, जिसमें अफकोर्स जब मैं बिल्डिंग कंप्लीट करके दूंगा तो मेरा पैसा लगेगा, तो वो कमिटमेंट्स होती हैं। ये लायबिलिटीज नहीं है लेकिन मेरी कमिटमेंट है, हालांकि आप उसके लिए मेरे को पैसा दोगे लेकिन इनिशियली तो मेरी जेब से पैसा जाएगा ना, तो वो कमिटमेंट्स कहीं पर आपने दी है, किसी गवर्नमेंट को दी है, किसी कॉन्ट्रैक्टर को कमिटमेंट्स दी हैं, वो भी आपको मेंशन करनी होती है इन एडिशन टू लायबिलिटीज। हालांकि ये आपके ना तो एसेट्स होते हैं ना लायबिलिटीज होती हैं, बस ये इंडिकेट करती हैं कि फ्यूचर में आपकी जेब से बड़ा पैसा जाने वाला है। नो डाउट आ भी जाएगा लेकिन इनिशियली तो आपको लगाना पड़ेगा, तो वो भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसमें उसको एग्जीक्यूट करना है या पार्शियल एग्जीक्यूट हो चुका है, पार्शियल रहता है, जिसमें आपकी जेब से पैसा जाएगा और जिसका आपने अभी तक कोई पैसा अरेंज नहीं किया है, वो आपको कमिटमेंट में मेंशन करना पड़ेगा। दूसरी बात है, अगर आपने किसी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया और अगर वो शेयर्स फुली पेड अप नहीं है, सपोज करो आपने किसी कंपनी के 1 करोड़ शेयर्स खरीद लिए, 10 रुपए का एक शेयर है, 70% पेड अप है, तो कंपनी जब भी आपसे 30% पैसा मांगेगी तो देना पड़ेगा ना। 1 करोड़ इंटू 3 करोड़ की आपकी कमिटमेंट होगी। पार्टली पेड अप शेयर्स अगर आपने कहीं पर इन्वेस्ट कर रखे हैं तो वो जब कंपनी को पैसा जरूरत होगा, जिस कंपनी के शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जब वो पैसा मांगेंगे तो आपको वो पैसा देना पड़ेगा, तो वो क्या है, बेसिकली कमिटमेंट है। और अगर आपने कहीं और कमिटमेंट्स कर रखे हैं वो भी आपको मेंशन करनी होगी। तो इस तरीके से कंटीजेंट लायबिलिटीज, ऑल्दो लायबिलिटीज नहीं होती हैं लेकिन उसको मेंशन करना पड़ता है, वो फ्यूचर में लायबिलिटीज बन सकती हैं। कंटीजेंट का मतलब ही मैंने आपको बोला कि फ्यूचर में कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिससे वो मैच्योर हो जाए और मैं पे करना पड़ गया, तो वो इंडिकेट करना है आपने। अगर कोई कमिटमेंट है वो भी आपको बतानी पड़ेगी, कमिटमेंट ना तो एसेट्स है ना लायबिलिटी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के हमने फॉर्मेट भी पढ़ लिया है और उसके नोट्स टू अकाउंट्स भी पढ़ लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, यानी कि नोट्स जो प्रॉफिट एंड लॉस के होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L के नोट्स होते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक बार देख लेते हैं कि पार्ट 2 शेड्यूल 3 पार्ट 2 में का फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले क्या आता है ऊपर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम आती है, उसके बाद टोटल इनकम आ जाती है, उसके बाद आता है मटेरियल का खर्चा। मटेरियल में सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसके बाद आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, उसके बाद आता है चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन इन्वेंट्रीज में फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री, WIP की और स्टॉक इन ट्रेड की इन्वेंट्री। मटेरियल के बाद आता है एम्प्लॉइज के खर्चे, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस दिखाने के बाद फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट के बाद डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और उसके बाद अदर एक्सपेंसेस। टोटल करने के बाद आता है प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल एंड बिफोर टैक्स, ठीक है। और फिर सबसे पहले एक्सेप्शनल आइटम प्लस माइनस, फिर आता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लस माइनस, फिर टैक्स प्लस ऑफ कोर्स माइनस, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिजर्व एंड सरप्लस में, सरप्लस का जो बैलेंसिंग स्टेटमेंट और P&L का हेड होता है उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपको क्या क्या चीजों का ध्यान देना है। अगर आप फाइनेंस कंपनी नहीं हो तो आपको, अगर आप फाइनेंस कंपनी नहीं हो तो आप सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकते हो, और अगर आप गुड्स की सेल भी कर सकते हो। अगर आप प्रोडक्ट की सेल कर रहे हो तो आपको नेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी बताना। नेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी मतलब टैक्स नहीं इंक्लूड करना, बिना टैक्स के। क्लियर। आप बोलोगे सर GST क्यों नहीं लिखा हुआ? अगर आप सर्विस, GST जनरली सेल में जोड़ा नहीं जाता। अर्लियर क्या होता था
कि जब हम सेल करते थे तो एक्साइज ड्यूटी जोड़ के सेल ट्रीट करते थे और बाद में एक्साइज ड्यूटी को खर्चा बना देते थे। अगर आप मैन्युफैक्चर हो ना, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, आज भी लगती है, और मैक्सिमम बाकी चीजों में एक्साइज हटा दिया गया। पहले एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी, जब मैन्युफैक्चर हो रहा था तो उस पर एक्साइज लगता था, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। तो आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी लग रही है। तो जब आप पेट्रोल की सेल करते हो तो ऑफकोर्स जो आप प्राइस पे करे वो इंक्लूडिंग ऑफ एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज और वैट। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे वैट लगाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगती है। 50 to 60 रुपीज जो आप पेट्रोल पे कर रहे हो ना, ये ड्यूटीज है। अगर मान लीजिए 33-34 का पेट्रोल है तो उस पर 50-60 रुपए की ये एक्साइज ड्यूटी और वैट लगा के आपको 80-90 रुपए का पेट्रोल मिलता है। तो वो है, पेट्रोल पहुंचने तक के खर्चे 30-35 ही हैं, बाकी सब एक्साइज ड्यूटी और वैट है, जिसमें मेजोरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और छोटा तो कुछ पार्ट स्टेट का वैट होता है। तो अगर आप सेल कर रहे हो तो वो जो प्राइस है उसमें वैट है, तो सॉरी एक्साइज ड्यूटी है। तो पहले क्या होता था, सेल को एक्साइज ड्यूटी के साथ सेल ट्रीट कर लिया जाता था, और एक्साइज ड्यूटी अगर मैंने कलेक्ट की है, अगर मैं पेट्रोल प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो मैं आपसे कलेक्ट करूंगा, तो मेरी सेल का पार्ट बना लिया, और फिर मैं उस एक्साइज ड्यूटी को जब पे करता था उसे खर्चा बना लेता था अर्लियर। अब उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने बोला कि सेल में एक्साइज ड्यूटी लेनी होनी है, इसलिए नेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी लिखा हुआ है। जीएसटी कभी भी नहीं लेते हैं हम लोग, शुरू से ही नहीं ले रहे। अगर हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप जो पे कर रहे हो वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो आपको जितना आप फीस हमें पे कर रहे हो उसमें हम जीएसटी जो चार्ज कर रहे हैं वो हमारी सेल का पार्ट नहीं है, हम सेल जीएसटी माइनस करके दिखाते हैं, जीएसटी तो हमारी ऑब्लिगेशन है। तो इसलिए अगर आप सेल और प्रोडक्ट की सेल कर रहे हो या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको अलग अलग मेंशन करना है। और अगर आप फाइनेंस कंपनी हो तो आपको इंटरेस्ट से कितना पैसा आ रहा है, ऑफ कोर्स उस केस में फाइनेंस कंपनी में इंटरेस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा, या अगर आप कोई अदर फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हो तो वहां से आपको रेवेन्यू कितना वो आपको अलग से मेंशन करना होगा। अदर इनकम में बाकी की इनकम आपको अलग से दिखानी पड़ेगी, आपको इंटरेस्ट इनकम है, अगर आपको डिविडेंड इनकम है, ऑफ कोर्स अगर इंटरेस्ट इनकम, अगर आप फाइनेंस कंपनी हो तो इंटरेस्ट इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चला जाएगा ना। तो अगर अदर इनकम में आपको इंटरेस्ट इनकम बतानी पड़ेगी, डिविडेंड इनकम बतानी पड़ेगी। अगर कोई इन्वेस्टमेंट की सेल परचेज कर रहे हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट की सेल परचेज कर रहे हो तो वहां पर आप उसको अदर इनकम में लेके जाओगे। और अगर आपको कोई और अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम मिल रही है और उसको मिलने में आपका खर्चा भी हो रहा है तो आप उसको नेट करके ही दिखाओगे, नेट ऑफ एक्सपेंस। यानी कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम के खर्चे आपने खर्चों में डालने नहीं है। अगर आपको डिविडेंड अर्न करने में, डिविडेंड इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, अगर आपको डिविडेंड अर्न करने में कोई खर्चा पड़ रहा है तो आप जो डिविडेंड इनकम है ना, खर्चा माइनस करके दिखाओगे। जो आपके खर्चे हैं ना वो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के दिखाने हैं, आपने जो नीचे एक्सपेंसेस वाली हेडिंग्स हैं उनमें नॉन ऑपरेटिंग के खर्चे नहीं दिखाने हैं। नॉन ऑपरेटिंग के जितने भी खर्चे आएंगे वो जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी ना उसी में से नेट करने हैं आपने, ठीक है। तो चाहे इंटरेस्ट इनकम हो, चाहे डिविडेंड इनकम हो, चाहे नेट गेन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, और या अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो, आपको उसको खर्चा माइनस करके ही दिखाना, ठीक। तो इनकम वाली साइड होगी, टोटल दो ही है। उसके बाद आते हैं खर्चे। खर्चे में सबसे पहले मटेरियल का खर्चा आता है। आई थिंक मटेरियल का खर्चा मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, है ना, कि मैन्युफैक्चर के केस में कैसा होता है मटेरियल का खर्चा, और ट्रेडर के केस में आपका मटेरियल का खर्चा कैसे होता है, वो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। उसके बाद आता है एम्प्लॉइज का खर्चा। एम्प्लॉइज मतलब अगर वर्कर भी हो सकते हो आप, और आप एम्प्लॉय भी हो सकते हो। आपको जो सैलरीज वेजेस दी जाएंगी वो भी यहाँ आएगी। आप सैलरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आएगी, हर तरीके के स्टाफ की सैलरी यहाँ आ जाएगी। अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो कोई प्रोविडेंट फंड को, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर प्रोविडेंट फंड को है या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस को है या किसी और रिटायरमेंट फंड को आप कंट्रीब्यूट करते हो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। इसोप और ईएसपीपी, इसोप होता है एम्प्लॉय स्टेट स्टॉक ऑप्शन प्लान, और ईएसपीपी होता है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। अगर आप इसमें लॉस बियर कर रहे हो, इसोप और ईएसपीपी में लॉस कैसे आता है, पहले तो दोनों का डिफरेंस। इसोप का मतलब होता है कि मैं आपको एक वेस्टिंग पीरियड दूंगा, उसके बाद आपको शेयर अलॉट करने हैं। मैं आपको बोलूंगा कि मैं आपको शेयर प्रोवाइड करूंगा, कंडीशन है कि आपको 3 साल मेरे पास काम करना पड़ेगा। 3 साल, कोई 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद आपको शेयर अलॉटमेंट होगी, उसके बाद आपको शेयर मिलेंगे, वो शेयर डिस्काउंट पर मिलेंगे। मैं आपको 100 का शेयर
90 रुपए 10 रुपए में दे रहा हूँ तो 90 रुपए का लॉस बियर कर रहा हूँ, वो तो हो गया इसोप। ईएसपीपी होता है कि मैं आपको आपकी पास्ट सर्विसेज के लिए शेयर दे रहा हूँ, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ कि आप मेरे पास काम कर रहे हो, इतने साल हो गए और आपने बहुत पसीना बहाया है, तो मैं उसके बदले में आपको शेयर दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ, अभी कोई कंडीशन नहीं है, परफॉर्मेंस कंडीशन नहीं है कोई, अभी के अभी आपको शेयर दे रहा हूँ, जिसमें 100 का शेयर आपको 10 रुपए का इश्यू होगा, 90 रुपए का लॉस कंपनी बियर करेगी, तो वो ईएसपीपी है। सोप में आपको एक वेस्टिंग कंडीशन पूरी करनी पड़ती है, एक परफॉर्मेंस कंडीशन पूरी करनी पड़ती है, तब शेयर अलॉट होते हैं, और ईएसपीपी में आपके शेयर साथ के साथ अलॉट आपको कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये फर्क है दोनों में। जो लॉस होता है, अगर मैं 100 का शेयर आपको 10 रुपए में दे रहा हूं तो 90 रुपए का लॉस कंपनी को हो रहा है, वो 90 रुपए का जो लॉस है वो कंपनी इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस में ट्रीट करती है। क्लियर है? उसके बाद अगर आप कोई और स्टाफ वेलफेयर के लिए खर्चा करते हो, वो भी आपका इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस में ही आता है। इसके बाद फाइनेंस इनकम में एनी टाइप ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, चाहे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हो, चाहे बोरिंग कॉस्ट हो, चाहे नेट गेन और लॉस ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हो। मतलब सपोज करो फॉरेन में आपने लोन ले लिया, फॉरेन करेंसी में आपने लोन ले लिया तो ब्याज पे करोगे, फॉरेन करेंसी में आपने लोन लिया तो ब्याज पे करोगे, ब्याज तो फाइनेंस कॉस्ट है, लेकिन फॉरेन करेंसी में कई बार एक्सचेंज गेन या लॉस हो जाता है। कैसे? आपने $1,00,000 का लोन लिया 3% पे, आप 3% ब्याज पे करोगे, आपने अपनी बुक्स में उसे डॉलर में दिखाना है कि रुपीज में दिखाना है? ऑफ कोर्स आप अपनी बुक्स में डॉलर में तो नहीं दिखाओगे। बाहर से आपने $1,00,000 का लोन ले लिया यूएस से, और आपने बोला कि हम उस पर 3% इंटरेस्ट पे करेंगे, तो आप जो अपनी बुक्स में दिखाओगे उसे रुपीज में कन्वर्ट करके दिखाओगे, तो 1,00,000 इंटू मान लीजिए 70 का है, तो 70 लाख का लोन हो गया आपके पास, 70 लाख के ऊपर आप 3% पे करोगे। अब उसके बाद जब आप उसको रीपे करने जाओगे, जब आप उसको रीपे करोगे तो मान लीजिए उस समय $75 का हो गया, तो आपको 75 लाख देने पड़ेंगे, क्योंकि अगला सामने वाला तो $1,00,000 ही लेगा ना। जिसने आपको, जो लेंडर है वो तो बोलेगा आपकी रुपीज में हमें कोई हमें तो $1,00,000 वापस करो, तो जब आप वहां पर $1,00,000 वापस करने जाओगे तो कितने वापस करोगे? 75 लाख, तो 5 लाख का नुकसान वहां हो गया। वो 5 लाख का नुकसान किस लिए हो गया? एक्सचेंज लॉस हो गया, तो वो भी यहां पर आएगा। ठीक है, ये जो लॉस होता है ना, ये एनुअली भी निकलता है। सब अगर आपने AS 11 पढ़ा होगा तो अगर आपको याद होगा, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होती है, जितने भी लोन्स होते हैं उसकी सब्सिक्वेंट मॉनेटरी आइटम की सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होती है। हर बैलेंस शीट डेट को हम एक्सचेंज लॉस गेन निकालते हैं, तो वो जो लॉस होगा वो फाइनेंस कॉस्ट का ही पार्ट है। क्लियर? उसके बाद आपको एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, प्रायर पीरियड आइटम अलग से दिखानी होगी। अगर एक्सेप्शनल आइटम है वो, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, और अगर प्रायर पीरियड आइटम क्या होती है? एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। प्रायर पीरियड आइटम क्या होती है? पिछले पीरियड की आइटम्स है जो पिछले साल हमने गलत कर दी थी या रह गई थी, तो इस बार वो करंट ईयर के प्रॉफिट में डाल दी जाती है। ठीक है, तो उसको आपको अलग से दिखाना है। उसके बाद अगर आप सेक्शन 135 के अंदर कोई खर्चा करते हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, ठीक है, ये आप लॉ में पढ़ोगे सेक्शन 135, उसका भी आपको अलग से दिखाना पड़ेगा कि आपने कितना खर्चा CSR के अगेंस्ट किया है। बड़ी बड़ी कंपनीज को CSR के अंदर खर्चा करना पड़ता है, कुछ परसेंटेज होती है प्रॉफिट की, वो आपको सोसाइटी के लिए इनकर्ड करनी पड़ती है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए इनकर्ड करनी पड़ती है, उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इन्वायरमेंट को खराब कर रही हैं और चीजों का नुकसान कर रही हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी के ऊपर एक चार्ज लगा दिया गया कि आप अपने प्रॉफिट का 2% शायद है कि CSR खर्च करोगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में आपने खर्च करना है, तो वो खर्चा भी आपको अलग से दिखाना पड़ेगा कि आपने कितना किया है। इसके अलावा अगर कोई आप खर्चा करते हो, अगर आप कोई खर्चा करते हो जिसकी वैल्यू, जिसकी अमाउंट आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के 1% से ज्यादा है या 1 लाख से ज्यादा है, तो आपको उसको अलग से मेंशन करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट है। मतलब ये सपोज करो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ का 1% कितना आया? 1 करोड़। कोई भी एक्सपेंडिचर जो 1 करोड़ से ज्यादा होगा उसको आप अलग से मेंशन करना होगा, उसको ग्रुप में नहीं डालना होगा। जैसे सैलरी है, हम नॉर्मली क्या करते हैं, सारे स्टाफ की सैलरी जोड़ के इकट्ठी सैलरी डाल देते हैं। मान लीजिए एक बंदे को सैलरी मिल रही है जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के 1% से ज्यादा है, मतलब उसको 1.5 करोड़ की सैलरी मिल रही है,
तो आप उसे सैलरी के साथ क्लब नहीं करोगे, उसकी सैलरी अलग से दिखाओगे। कोई भी खर्चा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के 1% से ज्यादा है, बड़ा खर्चा मतलब, या फिर 1 लाख से ज्यादा, विच एवर इज हायर, तो वो आपको अलग से दिखाना है। अलग से दिखाने का मतलब ये होता है कि बड़ा खर्चा हो, आप उसे यूं ही क्लब नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन का 1% तो एक ही खर्चा ले गया, उसे आपको अलग से मेंशन करना है। अगर आप छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो जहां 1%, मान लीजिए आपका 10 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, अब 10 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख है, उसका 1% कितना आएगा? ऑफकोर्स 10,000, 10,000 आ गया। तो वहां पर आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं, वहां पर आप तब मेंशन करो जब 1 लाख से ज्यादा खर्चा कोई बड़ा है, क्योंकि ऐसे तो सैलरीज तो 10,000 सबको ही दे रहे होंगे, ठीक है। तो एनुअली 10,000 खर्चा कोई ज्यादा थोड़ी ना है, तो वहां पर एनुअली 1 लाख है। तो बड़ी कंपनियों के लिए 1% मैटर करता होता है और छोटी कंपनियों के लिए 1 लाख मैटर करता है, तो वो आपको अलग से दिखाना पड़ता है ताकि हम आपको पता चले कि इंपैक्ट क्या है उस खर्चे का, किस पर्पस के लिए इतनी बड़ी अमाउंट पे कर रहे हो। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने उसका फॉर्मेट भी पढ़ लिया, उसके नोट्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। तो मेरी तरफ से शेड्यूल 3 पूरी तरीके से कंप्लीट है। हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी पढ़ लिया और हमने प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट भी पढ़ लिया है, उसके नोट्स भी डिस्कस कर लिए। ये डिस्कशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड होते हैं। अगर आपको ये ढंग से समझ में आया होगा, आपने फॉर्मेट को क्रैम करना है और नोट्स को लॉजिक से समझना है। आपको याद नहीं करने की जरूरत है भी कौन सा हेड किस में जाएगा, आप लॉजिक लगाइए और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कल हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस मैं सॉल्व भी लेके आऊंगा, सॉल्व करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने में एक क्लास में एक ही क्वेश्चन हुआ करेगा और फिर फास्ट ट्रैक में पॉसिबल नहीं क्वेश्चंस कराऊं। मैं सॉल्व लेके आऊंगा, जो मुझे लगेगा कि क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करने हैं मैं वो डिस्कस करूंगा, आप भी करके आना। जो चैप्टर मैं करवा रहा हूं वो साथ साथ पैरेलल आप अपना रिवाइज करिए, डाउट पूछिए, और मेरे को जो लगेगा कि क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास में सॉल्व होंगे, क्लास में डिस्कस कर लेंगे, तभी सिलेबस निबड़ेगा। फास्ट ट्रैक में नहीं तो होगा नहीं। मैं क्वेश्चन कोई नहीं कराऊंगा, जस्ट सॉल्व होंगे, क्वेश्चन भी होंगे और सॉल्व भी होंगे साथ ही साथ डिस्कस, ताकि 2-3 क्वेश्चन एक क्लास में डिस्कस हो जाए। ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल में मैं 2 क्लासेस लगाया करूंगा चैप्टर वाइज, इससे ज्यादा नहीं लगाऊंगा। तो आपको अगर लगता है कि ये वाला क्वेश्चन करवा दो तो वो मैं करवा दूंगा, अदरवाइज मेरे को जो लगेगा मैं वो करवाऊंगा। और आप साथ साथ चैप्टर को रिवाइज कीजिए, तभी तैयारी होगी, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।